पदाधिकारीगण, पर्दे में बैठकर मेरी आवाज़ को सुनने वाली मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, आप सब जानते हैं कि मेरा ताल्लुक़ माहौल से है और हम लोग जिस तहरीक को लेकर के आज़मगढ़ की सरज़मीन से उठे थे, इसके बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप तमाम को पता है। वो लड़ाई जिस बात की थी, आज भी वही लड़ाई है। हिंदुस्तान का मुसलमान आज़ादी के बाद से इस देश के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ डिस्पोजल गिलास की तरह इस्तेमाल हुआ है। हमारी लड़ाई किसी जायदाद की लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई किसी ख़जाने की लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ है। क्योंकि हमारे देश के अंदर संविधान है और हमारा संविधान जिसके हम तमाम लोग पाबंद हैं, हमारा संविधान हमें मसावात बराबरी का दर्जा देता है। लेकिन इस मुल्क के अंदर सबसे ज़्यादा अगर किसी समाज के साथ नाइंसाफ़ी हुई है तो इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि वो मुसलमान है। देश की आज़ादी के बाद जहां मुसलमान 30% से ज़्यादा सरकारी नौकरियों में हुआ करता था, मौजूदा वक्त में वो मुसलमान 1% सरकारी नौकरी में नहीं है। इस देश के अंदर सरकारी आंकड़े के हिसाब से मुसलमानों की जो तादाद है वो 14% है। इस देश में सरकारी आंकड़े के हिसाब से जेल के अंदर मुसलमानों की तादाद 27% है। यही नाइंसाफ़ी है और इसी नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के क़ायद नक़ीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हिंदुस्तान की पार्लियामेंट से लेकर के अपनी हर जनसभाओं में अपनी बात को रखते हैं। ये बात उन लोगों को बुरी लगती है जिन लोगों ने 75 साल तक हमारे वोट का इस्तेमाल किया, डिस्पोजल की गिलास की तरह हमें निकाल करके यूज़ करके फेंक दिया। कभी हम पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हम फला की टीम है, कभी हमें कहा जाता है कि हम फला को फ़ायदा पहुंचाते हैं। हिंदुस्तान है, जमहूरियत है और जमहूरियत में हर एक समाज को इस बात का राइट है कि वो अपने समाजी, सियासी और मजहबी जलसे और जुलूस कर सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में हिंदुस्तान की 2500 पार्टियां रजिस्टर्ड हैं। तमाम पार्टियां इलेक्शन में पार्टिसिपेट भी करती हैं। समाजवादी, बीएसपी कांग्रेस, टीएमसी, वाईएसआर कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी, तमाम पार्टियां हैं जो इलेक्शन में लड़ती हैं चुनाव। बिहार के अंदर तमाम पार्टियां चुनाव में थी, अलग अलग चुनाव लड़ी। आज़ाद समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ी और हमसे ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी। लेकिन कभी भी इस देश के अंदर नाम नहाद सेकुलर पार्टियों ने इल्ज़ाम अगर किसी पर लगाया तो उन पार्टियों पर नहीं लगाया जिसकी क़यादत एक गैरुल्लाह के हाथ में थी। एक गैर मुसलमान जिस पार्टी का लीडर होता है, जिस पार्टी का कायद होता है, उस पार्टी पर कभी इल्ज़ाम नहीं लगता कि ये फ़ला की टीम है, ये फ़ला की टीम है, ये फ़ला की टीम है। लेकिन आज़ादी के बाद से अगर आप देखेंगे, डॉक्टर जलील फरीदी मरहूम का वक्त रहा हो या मौजूदा वक्त में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन, सब पर एक ही इल्ज़ाम लगा कि हम बीजेपी के बी टीम हैं। ये इल्ज़ाम मैं ये समझ रहा हूँ कि ये इल्ज़ाम किसी सियासी पार्टी पर नहीं, बल्कि ये इल्ज़ाम एक मुसलमान पर इसलिए लगाया जा रहा है ताकि मुसलमान एक मुत्तहदा प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा ना हो। क्योंकि यही मुसलमान है जो समाजवादी की हुकूमत बनवाता है, यही मुसलमान है जो बीएसपी की हुकूमत बनवाता है, यही मुसलमान है जो कांग्रेस की केंद्र में हुकूमत बनवाता है। हमारा वोट अगर इन्हें ना मिले तो इनको यहाँ से एक सीट भी ना मिले, क्योंकि हमारे वोटों की बदौलत इनकी सरकारें बनती हैं। लेकिन हमारा वोट लेने के बाद अगर आप देखेंगे तो विकास का जो भी काम होता है वो हमारे इलाकों में नहीं होता। आज पूरे देश के हालात क्या है, ये बात किसी से छुपी नहीं है, ये बात हम और आप सब जानते हैं। कहीं दाढ़ी टोपी, कहीं गोश्त के नाम पर, कहीं मसाजिद और दरगाह और खानकाह के नाम पर। मौजूदा वक्त में
वक्फ का जो मामला है, आप सबको पता है कि यकीनन जो उम्मीद पोर्टल है जिस पर वक्त की जायदाद को इंदराज करवाना है, वो पोर्टल नहीं चल रहा है। अभी 25% से कम जायदाद उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर्ड हुई है और 5 तारीख लास्ट डेट है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है, हुकूमत ने भी कह दिया है कि हम इसको अपडेट बढ़ाएंगे नहीं। तो किसकी ज़मीनें जाएगी उनके हाथ से? हमारे हाथ जो हमारी कब्रस्तानें हैं, हमारी मसाजिद हैं, हमारे मदारिस हैं, ये हमारे हाथों से निकल जाएगा। क्या अपोजिशन कभी हमारी बात उठाता है? गोश्त के नाम पर मारे जाने वाले समाज के बारे में अपोजिशन बोलता है? आप ईमानदारी से बताइए, क्या हमारे मसाजिद के लिए अपोजिशन बोलता है? क्या हमारे मदारिस के लिए अपोजिशन बोलता है? क्या हमारी शरीयत में मुदाखलत हुई, अपोजिशन बोलता है? ठीक है, हम मानते हैं तुम आज हुकूमत में नहीं हो, लेकिन 60 साल तक हुकूमत तुमने किया है। अगर एक मजबूत कानून हमारे लिए बनाया होता तो शायद आज हमारे साथ ये ना होता जो मौजूदा वक्त में हो रहा है। लोग बात करते हैं, बड़ी बड़ी अफजाल अंसारी ने कहा कि ओवैसी की पार्टी में जितने MLA MP विधायक हैं उससे ज्यादा मेरे घर में है। यकीनन आपके घर में उससे ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन आप अपने भाई मुख्तार अंसारी को नहीं बचा पाए। यही आपकी ताकत थी। आपके घर में आपका भाई बन गया, आपका बेटा बन गया, आपका भतीजा बन गया, आपकी बेटी बन गई, लेकिन बैरिस्टर ओवैसी ने गरीबों को नेता बनाया है। एक टैक्सी, एक गाड़ी चलाने वाले को MLC बनाया है, एक घरों में अखबार फेंकने वाले को विधायक बनाया है। और आज हैदराबाद की सरजमीन पर किसी की ताकत नहीं है। हुकूमत किसी की हो, लेकिन वहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बैरिस्टर ओवैसी का सिक्का चलता है। हुकूमत वक्त को अपनी बात मनवाते हैं। आज वहां पर किसी की हिम्मत नहीं है कि वो बड़े की गोश्त की दुकानों पर जाकर के ताले लगवा दे। ये हिंदू युवा वाहिनी, बजरंग दल, RSS के लोगों को हिम्मत नहीं है, ये खाकी पैंट वालों के अंदर हिम्मत नहीं है कि वो जाकर के 3 बजे अगर हमारा दाढ़ी टोपी वाला सड़कों पर घूम रहा है, हमारा मदरसे का बच्चा या मौलाना आलिम या हमारी नकाब पोश बहनें घूम रहे हैं, तो उसकी हिम्मत नहीं है कि उसे रोक करके कोई पुलिस वाला उससे ये पूछ सके कि तुम कौन हो, इतनी रात में कहाँ घूम रही हो। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के हालात क्या है? अगर आपका बेटा मगरिब के बाद आपके घर नहीं आता तो आप परेशान हो जाते हैं। अगर फोन नहीं लगता तो आप पुलिस स्टेशन में या प्रधान के दरवाजे पे या नेताओं के पास जाते हैं कि फलानवा मोरा फोन ना उठाते, कब्बे से गवाह अभी तक आवा ना। क्या ये बात सच नहीं है? आज हम लोग डर खौफ के माहौल में अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। क्यों जी रहे? 60 साल तक हुकूमत किसने किया? 4 बार उत्तर प्रदेश में हुकूमत किसकी रही? कभी समाजवादी की, कभी BSP की, बाकी बची कांग्रेस की। आज 10 सालों से बीजेपी है। 28 साल तक मुख्तार अंसारी जेल की सलाखों में रहे। अगर 10 साल बीजेपी की हुकूमत रही तो 18 साल किसकी रही? अतीक अहमद 25 साल जेल की सलाखों में रहे। अगर 10 साल से बीजेपी की हुकूमत है तो 15 साल किसकी रही? ये सवाल हम नहीं करेंगे। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, वक्त का तकाजा यही है। जिस समाज के पास जमहूरियत में अपना डंडा, अपना झंडा, अपना नेता नहीं होता, उस समाज को इंसाफ नहीं मिलता। आज आपके दरवाजे पर पुलिस वाला अगर 151 का मामला हो जाता है तो दरवाजे पे आ जाता है, गाड़ी पे बैठा के ले जाकर के आपके बच्चों को जेल में डाल देता है, हवालात में बंद कर देता है। किसी नेता के माध्यम से आप थाने में जाते हैं, 10,000, 15,000, 20,000 रुपया देते हैं, तब छुड़वा करके लाते हैं। क्या ये बात गलत है? किसी यादव के बेटे, किसी दलित के बेटे, किसी ब्राह्मण ठाकुर के बेटे के साथ ये चीज नहीं हो रही, हमारे साथ क्यों हो रही? सबसे आसान निवाला अगर कोई मौजूदा वक्त में है तो वो मुसलमान है। आप बताओ कि हमारी लड़ाई कौन लड़ेगा? हम इस उम्मीद में है कि हमारी लड़ाई अखिलेश यादव लड़ेंगे, हम इस उम्मीद में है कि हमारी लड़ाई मायावती लड़ेंगी, हम इस उम्मीद में है कि हमारी लड़ाई राहुल गांधी लड़ेंगे। नहीं मेरे भाई, अगर आप ये समझ रहे हो कि समाजवादी के 10 MLA 2 MP आजमगढ़ में हैं, बावजूद उसके इसी आजमगढ़ शहर के अंदर एक नाबालिग बच्चे को काट करके बोरे में भर करके फेंक दिया गया था। समाजवादी पार्टी का सांसद आज तक उसके दरवाजे पर नहीं पहुंचा। कौन आवाज उठाएगा? मैं गया था उनके दरवाजे पर, मैंने मीडिया के सामने बात रखी थी।
हम अभी उस ताकत में नहीं है कि हम 2 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख की मदद कर सके, क्योंकि हम कमजोर हैं। हम किस तरीके से पार्टी को चला रही है हम जानते हैं। 10 रुपया 20 रुपया 5 रुपया भी पार्टी को कोई चंदा नहीं देता। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि हमारी आवाज कौन उठा रहा है, कौन बोल रहा है हमारे लिए। और हम ये सोच रहे हैं कि हम इनके कंधे पर, इनके पीछे छुप जाएंगे तो हम बच जाएंगे, कभी नहीं। हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। आपको याद होगा, चाचा यहां बैठे हुए, 30 से 35 साल पहले का वक्त है। आपके घर पे जानवर मर जाता था कि किसको बुलाया जाता था? जब ये बुला लो, भैंसिया मर गई है, उठा के लेके जाए मैदान में, क्या करे, चमड़िया छीने ले जाके बाजारिया में बेचे, गोश्तवा काट के ले जाके अपने घर अपने लड़कों के खिलावे। क्या सही है गलत है? लेकिन आज उसकी जिंदगी में बदलाव कैसे आया? अरे उसके समाज के बेटे को लोग अपने दरवाजों पे, अपने बर्तन पे पानी नहीं पिलाते थे। उसके समाज के लोगों को लोग अपने खाट पर नहीं बैठने देते थे। उसके समाज का नौजवान सरकारी नौकरी में नहीं था। उसके समाज का नौजवान सबसे ज्यादा जेल की सलाखों में था। और कब? जब उसके 131 एमपी हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में थे। आपको मालूम है 543 एमपी पार्लियामेंट के अंदर बैठते हैं, उसमें 131 SC ST यानी दलित समाज के होते हैं, क्योंकि वो सीटें सुरक्षित है, रिजर्व है। जैसे लालगंज लोकसभा सुरक्षित है, इस पे कभी भी जीत करके जाने वाला कौन होगा? दलित का बेटा होगा। पासी पासवान हो या खटीक हो, वाल्मीकि हो, ये लोग होंगे ना, कोई मुसलमान तो नहीं होगा। तो इसी तरीके से हिंदुस्तान में 131 सीट रिजर्व है, और तब भी रिजर्व थी जब उसका समाज जानवर की चमड़ी को छील करके बेचता था, लेकिन उसे इंसाफ नहीं मिल रहा था। 131 एमपी होने के बाद तब जाकर के उन लोगों ने अपनी पार्टी बनाई, अपना नेता बनाया, अपना डंडा बनाया, अपना झंडा बनाया। काशीराम कहां के थे? पंजाब के। काशीराम उत्तर प्रदेश में आए, और उत्तर प्रदेश में काशीराम के समाज की तादाद कितनी है आपको पता है? जानते हैं आप? 22% दलित उत्तर प्रदेश में है, लेकिन 11% वो दलित है जिस दलित को मंदिर में जाने की इजाजत नहीं है, जिसको संविधान ने अनटचेबल कहा है, अछूत कहा है, जिनके दरवाजे पर लोग उनके बर्तनों में पानी नहीं पीते। बाकी जो दलित है वो तो मंदिर में जाता है, पासी पासवान वाल्मीकि खटीक मंदिरों में जाता है, कांवड़ भी उठाता है। लेकिन ये जो 11% है, 16 जातियां दलितों की उत्तर प्रदेश में है। 16 जाति में 11%, 22% में 11% 15 जातियां हैं जो अपने आप को दलित नहीं बल्कि हिंदू कहती हैं। कागजी काम में फायदा उठाने के लिए वो दलित है, लेकिन वो हिंदू है, उनको मंदिर में जाने की इजाजत है। 11% वो दलित है जिनका ताल्लुक काशीराम और मायावती के समाज से है। वही परेशान था। तो काशीराम उन समाज के बीच में गए और क्या कहा जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत है। लोकतंत्र में जिस समाज के पास अपना डंडा, अपना झंडा, अपना नेता नहीं होता है, उस समाज को इंसाफ नहीं मिलता। काशीराम पर लोगों ने इल्जाम लगाया। इल्जाम लगाने वाले कोई मुसलमान नहीं थे, इल्जाम लगाने वाले पुराने कांग्रेसी थे, क्योंकि कांग्रेस आजादी के बाद हम तमाम लोगों की पार्टी थी। मुसलमानों की पार्टी कांग्रेस थी, दलितों की पार्टी कांग्रेस थी, पिछड़ों की पार्टी कांग्रेस थी, अगड़ों की पार्टी कांग्रेस थी, ठाकुर ब्राह्मण बनिया सबकी पार्टी कांग्रेस थी। उस वक्त बीजेपी जनसंघ के नाम से जानी जाती थी। जब काशीराम ने DS4 बना करके अपने समाज के बीच में जाकर के कहा कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत सियासत है, अपना डंडा, अपना झंडा, अपना नेता जब तक तुम नहीं बनाओगे तुम्हें इंसाफ नहीं मिलेगा, तो वो पुराने दलितों ने इल्जाम लगाया काशीराम पर, ये काशी आया है, जनसंघ से पैसा पाया है, कांग्रेस को हराने आया है। जो इल्जाम आज हम लोगों पर लग रहा है
यही इल्जाम किसी वक्त में काशीराम पर भी लगा और आज फिर मायावती पर यह इल्जाम लगना शुरू हो गया, क्योंकि मायावती कमजोर हो चुकी है। इल्जाम हमेशा कमजोर पर लगता, मजबूत पर नहीं लगता। जिस दिन आप 10 सीट जीत करके पूरे प्रदेश में आ जाएंगे, उत्तर प्रदेश में हम, उस दिन इल्जाम लगना बंद हो जाएगा। जिला पंचायत की 15 सीट अगर हम आजमगढ़ में आ जाएंगे जीत करके, तो जो हम पर इल्जाम लगाते हैं वही सादिक भाई और नदीम आरिफ के पीछे पीछे घूमेंगे कि यार मोरा अध्यक्ष लड़ा था, तू ओके सपोर्ट कर दा। जब आप ताकत में आएंगे तो आपकी इज्जत होगी, जब आप ताकत में आएंगे तो आपको बदनाम नहीं किया जाएगा। तो काशीराम जब अपने समाज के बीच में गए तो उन पर इल्जाम किसने लगाया? उनके समाज के लोगों ने, मुसलमानों ने नहीं लगाया। वो पुराने कांग्रेसी थे, लेकिन नौजवान खड़ा हुआ, उसने कहा नहीं, काशीराम हमारा नेता है, नीला परचम हमारा परचम है और बहुजन समाज पार्टी हमारी पार्टी। दुनिया ने देखा 1984 से महज 9 सालों में बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। और जैसे ही सरकार बनती है वैसे ही हर सरकारी दफ्तर में दलित का बेटा सरकारी मुलाजमत में, जैसे ही सरकार बनती है दलित का बेटा, उसके बदन पर खाकी वर्दी हर थाने में मिलेगा आपको। लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, सरकारें तो हम बनवाते हैं, 20% मुसलमान उत्तर प्रदेश में है, 90% आपने लोकसभा के इलेक्शन में वोट किया समाजवादी पार्टी को, और 2022 के इलेक्शन में आपने 85%, 87% वोट किया है समाजवादी पार्टी को। आप मुझे बताओ, ये काम आप आज से हम नहीं कर रहे, ये काम हम 1947 के बाद से कर रहे हैं कि हम फासिस्ट ताकतों को रोकने के लिए हम नाम नहाद सेकुलर पार्टियों को अपना वोट डालते हैं, उनकी पार्टी को अपनी पार्टी समझते हैं, उनके लीडर को अपना लीडर समझते हैं। लेकिन हमारे साथ जो नाइंसाफियां हुई है, इसकी पूर्ति कैसे होगी? इस खला को किस तरीके से भरा जाएगा? हमें इंसाफ कैसे मिलेगा? हम इंसाफ पाने का सिर्फ एक रास्ता है। जिस तरीके से 11% मुत्तहिद हुआ, कौन जीतेगा कौन हारेगा उसे इससे मतलब नहीं। मरती हालात में बहन जी मायावती अपने घरों से भी नहीं निकलती है, तब भी 10 से 12% वोट उसका समाज अपनी पार्टी को देता है। लेकिन हम तो उत्तर प्रदेश की 95 सीटों पर लड़े थे 2022 में, या जीते चाहे हारे डाल दिया जाए, लेकिन ये सोच करके भी वोट नहीं डाला गया। आखिरकार नतीजा क्या हुआ कि हमें लोगों ने कमजोर जाना। बिहार के अंदर हम 5 सीट जीते थे, पिछली बार भी हमारे विधायकों को खरीदा गया, बहका करके अपनी पार्टी में वहां आरजेडी ने ले लिया। इस बार हम लोगों ने पूरी कोशिश की कि हम लोगों का गठबंधन हो जाए, और महज 6 सीटें हम लोगों ने मांगा। मल्लाहों ने अपनी पार्टी बनाई 2.5%, उसका नेता बना मुकेश साहनी। यादव पार्टी का नेता 14%, उन्होंने उसको ले लिया, 16 सीटें उसको दे दी। हम 18%, 6 मांग रहे, हमें नहीं मिली, 2.5%, 16 सीट दे दिया। 16 सीट में उसने एक भी टिकट मुसलमानों को नहीं दिया, बल्कि वहां पर यह ऐलान कर दिया गया, यही इंडिया गठबंधन जो है, कि यहां पर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे और उप मुख्यमंत्री मुकेश साहनी होंगे। आप बताइए मुझे, 18% वाला क्या होगा? हमारा काम क्या है? हम इनके गुलाम बने रहेंगे? यह हमारे आका है, हम इनके तलवे चाटेंगे, हम इनके लिए दरी बिछाएंगे, इनके लिए कुर्सी लगाएंगे रहे? आप बताइए मुझे, कब तक हम ये गुलामी करते रहेंगे? आप तो किसी को बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन ऐसे कैसे हम बर्दाश्त कर रहे हैं इन लोगों को? क्या औकात थी इन लोगों को? कहां पहुंचा दिया हमें? हमारी क्या औकात थी? क्या हिम्मत थी इन लोगों को हमारे सामने बात करने की? लेकिन आज हम कहां हैं और ये कहां है? मुलायम सिंह यादव का बेटा चार्टर्ड प्लेन से घूमता है, और वही मुसलमान का बेटा आजम खान जेल की सलाखों में रहता है।
मुख्यमंत्री को सजा नहीं होती, मुख्यमंत्री जेल नहीं जाता। भ्रष्टाचार अगर हो रहा है तो सबसे पहले मुखिया जेल जाना चाहिए, न कि उसका मंत्री जाना चाहिए। चाहते हैं कि हम मजबूत हो, अपने आप को मजबूत करिए, दूसरों को मजबूत करने से हम मजबूत नहीं हो सकते। जिला पंचायत का इलेक्शन है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये चुनाव जीतने और हारने से सरकारें बदलती है, बदलती रहे। फिरौन, नमरूद, शद्दाद, कारून से हम डर गए क्या? मुसलमान और खौफ एक जगह इकट्ठा नहीं होते हैं। मुसलमान जिसने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया, जिंदगी से बेहतर हमारी मौत है। हमें लड़ना पड़ेगा नाइंसाफी के खिलाफ। पूरी दुनिया के अंदर अगर किसी तरीके की बगावत हुई है, पूरी दुनिया के अंदर अगर तख्ता पलट हुआ है, तो वो जात और बिरादरी के नाम पर नहीं, वो नाइंसाफी और जुल्म की बुनियाद पर पलटा है। लेकिन हम कब तक 75 गलत है। बाबरी मस्जिद के झगड़े की शुरुआत अगर किसी ने किया है तो किसने किया था? ताले को किसने खुलवाया था, ये आपसे बताने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं। किसकी हुकूमत में बाबरी मस्जिद शहीद हुई, बताने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं। मुसलमानों के खिलाफ जहर बोलने वाले, अब हमारे उलमा के खिलाफ, मसाजिद मदारिस के खिलाफ सबसे ज्यादा अगर कोई जहर बोलता है तो उस नेता का नाम हेमंत बिश्व शर्मा, जो आसाम का मुख्यमंत्री, हमारा मुख्यमंत्री, आसाम का मुख्यमंत्री। इन लोगों में कंपटीशन चलता है कौन मुसलमानों को कितनी भद्दी गालियां दे सकता। लेकिन इनका जवाब देने के लिए हमारे लोग खामोश क्यों है? क्यों चुप है? क्यों नहीं बोलते? क्या आपने सुना कि अफजाल भाई ने बैठ करके कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो मुसलमानों के गिराए जाने, मकान जो गिराए जाते हैं बुलडोजर से? नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि इनको बैलेंस करके लेके चलना है। इनको डर इस बात का है कि कहीं हिंदू ना हमसे नाराज हो जाए, इसलिए हमारे हक में नहीं बोलते। मामला हिंदू मुसलमान का नहीं है, मामला नाइंसाफी का। एक दलित की बेटी का रेप होता है, पूरा हिंदुस्तान जान जाता। आए दिन मुसलमान बच्चियों का रेप हो रहा, मुस्लिम बच्चियों को मुर्तद करवाया जा रहा, उनके मजहब को तब्दील करवाया जा रहा है। आज आप बता दो, कोई सेफ है? कोई नौजवान ना सेफ है, ना हमारी बच्चियां सेफ है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप आगे आइए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन थामिए। ये आपकी जमात है, आप इसे मजबूत करिए, अपने आप को मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह। जिला पंचायत के इलेक्शन में पिछली बार आपने बहुत ही मजबूती के साथ, मेरे ख्याल से 1000 वोट से ज्यादा तो हम लोगों को यहाँ से मिला था ना, 4450 वोट मिला, 370 वोट से हारे थे। यहाँ से मुंडियार से हम लोगों को 1000 वोट से ज्यादा 1200-1300 वोट मिला था। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको तमाम का 1350 वोट, मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगली मर्तबा हम लोगों को इससे बेहतर कामयाबी मिलेगी। 4400 वोट मिला था, हम 400-500 वोटों से महज हार गए थे। उसमें होता क्या है, हर गांव में टोटो मठाधीश बैठे न, कि वो अपने खाला के लड़के के लड़ावा थे, क्यों अपने मामू करके पूछेंगे ना, अरे यार फला जगह से शिकायत आवा थी, काम काहे ना करे, उतना प्रस्ताव काहे बना के ना भेजता। अगर वो कह रहा प्रस्ताव बना करके भेजा, काम नहीं मिल रहा, तो आवाम के बीच में जाओ ना, ये बात बताओ ना, तो आवाम के बीच में तो कम से कम रहेगा। आप बताइए मुझे, सही है गलत है? और ऐसे छोड़ुआ बैल केहू का ना, तो कम से कम ये लोग कोई भी इलेक्शन लड़े, टिकट किसको भी हो, पार्टी या जिला अध्यक्ष या जिले की यूनिट सादिक भाई वगैरह इंशाअल्लाह वो बैठ करके इस बात को तय करेंगे कि चुनाव किसको लड़ाया जाए। आप लोग तय करेंगे, जो मजबूती से चुनाव लड़ सकता चुनाव उसी को लड़ाएंगे। उसमें मोहम्मद उमर, मोहम्मद मिनहाज, अब्दुल कलाम, आतिफ खान, जनाब अफजल साहब, जनाब मिनहाज साहब, जनाब हिटलर साहब, जनाब खालिद साहब, इन लोगों ने आज पार्टी की सदस्यता ली है। मैं इन तमाम लोगों का मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में इस्तकबाल करता हूँ, वेलकम करता हूँ। आपकी शमूलियत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इंशाअल्लाह ताला मजबूती देगी। मैं चाहूँगा कि ये लोग आ जाएं और जग जी का मार्फत कराएं। और हमारे बीच में अदनान साहब बैठे हुए फूलपुर से, वो आए हुए इंशाअल्लाह ताला।
वो भी पार्टी हमारी ज्वाइन करने की तैयारी में है। इंशाल्लाह उनका प्रोग्राम फुल होगा। उन लोग के पहनाव के मत पहनाओ। नहीं, मैं चाहूंगा कि अध्यक्ष का जो है